ओरिजिन ऑफ राजपूत्स अर्थात राजपूतों का उद्भव। राजपूतों का उद्भव एक ऐसा विषय है जिस पर स्कूली पाठ्यक्रम से लेकर यूपीएससी सिलेबस में भिन्न भिन्न नैरेटिव पढ़ाए एवं प्रचारित किए जाते हैं। यानी जिन किताबों और पाठ्यक्रमों में राजपूतों के सैन्य, सांस्कृतिक, सामाजिक और आधुनिक योगदान पर 4 लाइनें भी मुश्किल से मिलती हैं, वहां ओरिजिन ऑफ राजपूत्स पर एक पूरा चैप्टर जरूर मिलेगा, जहां तथ्यहीन भ्रांतियों को थ्योरी बताकर फैलाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुरू से ही ओरिजिन ऑफ राजपूत्स एक अकादमिक विषय से ज्यादा एक राजनैतिक अभ्यास रहा है। इस विषय की बुनियाद सर्वप्रथम जेम्स टॉड और विंसेंट स्मिथ जैसे ब्रिटिश एजेंट्स ने भारतीयों में ब्रिटिश हुकूमत को स्वीकार्यता दिलवाने के लिए रखी थी। टॉड और स्मिथ ने यह फैलाना शुरू किया कि राजपूत क्षत्रियों से अलग समुदाय है जिसकी उत्पत्ति शकों और हूणों से हुई है। हालांकि वे भूल गए कि 528 ईस्वी में यशोवर्मन औलिकारा के नेतृत्व में क्षत्रियों ने हूणों को गांधार तक समेट दिया था। उसी प्रकार ब्राह्मणवादी साहित्यकारों ने पुराणों में यह मिथक गढ़ा कि परशुराम जी ने सभी प्राचीन क्षत्रियों का 21 बार नरसंहार कर दिया और वर्तमान राजपूत जाति ब्राह्मण पुरुष एवं क्षत्रिय स्त्रियों के नियोग से उत्पन्न हुई है। ऐसा करने के पीछे मूल उद्देश्य न केवल क्षत्रियों को नीचा दिखाना, अपितु अपने पूर्वजों की महान श्रमण परंपरा से उन्हें दूर रख एक वर्ग का मानसिक गुलाम बनाए रखना था। दुर्भाग्यवश आज इन थ्योरीज के जरिए देश में सामाजिक टकराव की स्थिति भी जानबूझकर पैदा की जा रही है। जैसे पिछले कई सालों से चौहान, चंदेल, भाटी, तोमर और प्रतिहार राजपूतों के इतिहास को लेकर गुज्जर समुदाय को बार बार रोड पर आंदोलन करते, मीडिया में भ्रामक प्रचार करते एवं दंगे करते हमने देखा होगा। ब्रिटिश अमेरिकी कवि W.H. ऑर्डन लिखते हैं, प्रोपेगेंडा इज अ मोनोलॉग दैट इज नॉट लुकिंग फॉर एन आंसर बट एन एको। गौरतलब है कि इसी कारण जहां ओरिजिन ऑफ राजपूत्स पर अंग्रेजों के बाद आरएसएस और वामपंथ द्वारा राजपूतों के बारे में लगातार दुष्प्रचार फैलाया जाता आया है, तो वहीं इस विषय पर राजपूतों के ओपिनियन को पूरी तरह दरकिनार कर दिया जाता है। जबकि राजपूत वंशों के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में श्रमण साहित्य, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ ज्यादा तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार वैदिक और पौराणिक साहित्य ब्राह्मणों के परिप्रेक्ष्य अनुसार लिखे गए, उसी प्रकार श्रमण साहित्य क्षत्रियों के बौद्धिक विमर्श की उपज है। इसी श्रमण साहित्य के अध्ययन पर हम पाते हैं कि सर्वप्रथम क्षत्रियों के लिए राजपूत शब्द बौद्ध ग्रंथ सूत्र निपत के अध्याय महावग्ग के सौंदर्य भारद्वाज सूक्त में मिलता है। न ब्राह्मणो नोमहि न राजपुत्तो न वेसायनो उद्कोचि नोमहि गौतम पर्णनाय पुथज जनानम अकिंचनो मंद जरामि लोके। बुद्धिस्ट इतिहासकार रॉबर्ट शामल के अनुसार ये संदर्भ बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी रचनाओं में से है। असल में पश्चिम भारत में प्रचलित पाली शब्द राजपूत, डिंगल साहित्य में रांगड़, प्राकृत शब्द खतिया, फारसी शब्द खानजादा क्षत्रिय वंशों के लिए ही अलग अलग भाषाओं में प्रयोग होते रहे हैं। अतः इस विषय का शीर्षक राजपूतों की उत्पत्ति के बजाय राजपूत वंशों की उत्पत्ति अधिक सटीक है, क्योंकि सभी राजपूत वंशों की उत्पत्ति उन्हीं श्रमणकालीन 16 जनपदों से है जहां आज भी उनकी बसावट पाई जाती है। जैसे वैश्य या बैस क्षत्रिय, जिनका नाम बिहार के वैशाली शहर से आता है, उनका निकास इतिहासकार अलेक्जेंडर कनिंघम उस लिच्छवी गणराज्य से बताते हैं जिन लिच्छवियों की राजधानी वैशाली थी। वैशाली का नाम लिच्छवी राजा विशाल पर पड़ा, जिनके बाद कालांतर में लिच्छवी बैस या वैश्य कहलाने लगे। इसी लिच्छवी बैस वंश में सम्राट हर्ष हुए, जिनकी राजधानी कन्नौज थी, जहां आज भी बैस राजपूतों के गांव पाए जाते हैं। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद और अवध के क्रांतिकारी बेनी माधो सिंह इसी वंश से थे। प्रसिद्ध बुद्धिस्ट इतिहासकार थॉमस रॉयस डेविड्स अपनी किताब बुद्धिज्म द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा में लिखते हैं कि उन्हें कपिलवस्तु, बस्ती, आजमगढ़, फतेहपुर के क्षेत्र में गौतम वंशी राजपूतों का शासन एवं उनकी बसावट मिली। ये वही इलाका है जहां हजारों सालों पूर्व शाक्य वंश का राज था। वे हाईलाइट करते हैं कि समान बसावट के अलावा इस वंश का गौतम नाम और शाक्य मुनि का गौतम उपनाम इस बात की पुष्टि करता है कि आधुनिक गौतम वंश ही प्राचीन शाक्य वंश है। इतिहासकार बिमला चरण लॉ ने अपनी किताब क्षत्रिय क्लान्स इन बुद्धिस्ट इंडिया में
प्राचीन भग्न क्षत्रियों की बसावट वर्तमान कौशाम्बी, प्रयागराज, चंदौली क्षेत्र में बताई है, जहां आज भी भृगुवंशी राजपूत पाए जाते हैं। वे इस किताब में बुद्ध के समकालीन मल्ल क्षत्रियों का भी वर्णन करते हैं। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन मल्ल क्षत्रियों की बसावट वर्तमान गोरखपुर के चारों ओर थी। 11वीं सदी में गोरखपुर से 60 किलोमीटर दूर मझौली राज की स्थापना मल्ल क्षत्रियों द्वारा हुई, जिसमें विश्वसेन मल्ल नामक एक प्रतापी राजा हुए। आगे चलकर यह क्षत्रिय वंश बिसेन राजपूत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की नींव राजपूत राजा चित्रांगद मौर्य ने डाली थी और इन्हीं के परिवार में राजा मान सिंह मौर्य हुए, जो गुहिलोत राजपूत राजा बप्पा रावल के मामा थे। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य में कई मौर्य राजपूतों का पृथ्वीराज के सेनापति के तौर पर वर्णन भी मिलता है। यही मौर्य वंशी क्षत्रिय आज गुजरात और एमपी में मोरी या मौर्य राजपूत कहलाए हैं। मेवाड़ में मौर्य राजपूतों के बाद 1947 तक गुहिलोत राजपूतों का शासन रहा, जिसमें महाराणा कुंभा, सांगा और प्रताप प्रसिद्ध थे। गुहिलोत का शाब्दिक अर्थ है गुहा के वंशज। 5वीं शताब्दी के मैत्रक राजा गुहादत्त से इनका नामकरण और समान भूगोल के तौर पर यह कहना तार्किक होगा कि गुहिलोत राजपूत मैत्रक वंशी ही हैं। इसी तरह 1947 तक करौली स्टेट पर राज करने वाले यदुवंशी जादौन राजपूतों की उत्पत्ति शूरसैनी जनपद से होना निर्विवादित है। जादौन स्वयं संस्कृत शब्द यादव का ब्रज रूप ही है, जो भाषा के अपभ्रंश की वजह से यादव से जादव, जादव से जादों, जादों से जादौन हुआ। करौली, बयाना, जलेसर, आवागढ़, मथुरा, महाबन और कभी धौलपुर में इन्हीं जादौन राजपूतों का शासन रहा। यही क्षेत्र प्राचीन शूरसैनी जनपद का हिस्सा भी था। इसी वंश में अलवर के राजा हसन खान मेवाती भी हुए, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा के सहयोगी भी थे। ब्रज की संस्कृति पर इस वंश का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि मुगल काल में उदय हुए रेवाड़ी के अहीर जमींदार और भरतपुर के जाट सामंत भी जादौन क्षत्रियों से ही अपनी वंशावली जोड़ते आए। जंतर मंतर, 64 योगिनी जैसे यूनेस्को हेरिटेज साइट्स और जयपुर, सवाई माधोपुर, सीकर और ग्वालियर जैसे शहरों की स्थापना करने वाले कुशवाहा राजपूतों का नाम कच्छप घात तब पड़ा जब इन्होंने कच्छप राजपूतों को हराकर चंबल में अपना शासन स्थापित किया। कछवाहा कच्छप घात का ही अपभ्रंश रूप है। इस वंश का मूल नाम कौशल और रोहतास के क्षेत्र से इनके निकास की लोक स्मृति प्राचीन कौशल जनपद से इनकी उत्पत्ति के पुख्ता सबूत हैं। जैन गणितज्ञ ठाकुर फेरू अपनी संस्कृत किताब द्रव्य परीक्षा में दिल्ली के अंतिम 4 तोमर क्षत्रिय राजाओं को तोमर राजपुत्र बोलकर संबोधित करते हैं। तोमर राजपूत अपना मूल पुरुष अर्जुन को मानते हैं और उनका शासन क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा का वही इलाका रहा है जहां कभी अर्जुनायन क्षत्रियों के होने का वर्णन मिलता है। इसी आधार पर इतिहासकार अलेक्जेंडर कनिंघम लिखते हैं कि वर्तमान तोमर राजपूत ही प्राचीन अर्जुनायन हैं। महान राजपूत सम्राट विग्रह राज चौहान चतुर्थ की माता जोहिया राजपूत थीं। जोहिया राजपूतों, जिनकी बसावट राजस्थान के जांगल देश और पाकिस्तान के चोलिस्तान में है, उनकी उत्पत्ति अलेक्जेंडर कनिंघम उसी क्षेत्र में सदियों पहले पाए जाने वाले यौधेय गणराज्य से मानते हैं। ये विचारणीय है कि जोहिया शब्द स्वयं संस्कृत यौधेय का अपभ्रंश ही है। इसी तरह इतिहासकार डीसी सरकार और डीसी गांगुली परमार राजपूतों को मालव क्षत्रिय बताकर उनकी उत्पत्ति मालव गणराज्य में ही मानते हैं। शायद इसलिए परमारों की हर शाखा, चाहे भोजपुर के उज्जैनिया हो या सिंध के सोढ़ा, उनकी लोक स्मृति में मालवा क्षेत्र और महान मालव राजा विक्रमादित्य विशेष स्थान रखते हैं। मालव और परमार राजपूतों का इतना गहरा संबंध है कि पंजाब का वह इलाका जहां सिख राजपूत सरदार भाई बाज सिंह जी परमार, मणि सिंह जी परमार के पूर्वजों का शासन रहा, वह भी मालवा के नाम से ही मशहूर है। पंजाब एवं हिमाचल के कटोच क्षत्रियों के पूर्वज राजा परमानंद चंद अर्थात पोरस का ग्रीक लेखों द्वारा वर्णन है कि उन्होंने अलेक्जेंडर के साम्राज्यवाद पर लगाम लगाई थी। कटोच वंश के सर्वप्रथम राजा सुशर्मा चंद ने रावी, ब्यास और सतलज की भूमि पर प्राचीन त्रिगर्त की स्थापना की, जिसकी राजधानी जालंधर थी। इस बात को भारत सरकार के दस्तावेज भी मानते हैं। कांगड़ा और जालंधर के इस क्षेत्र में कटोच क्षत्रियों की सभी शाखाओं की बसावट तार्किक रूप से भी कटोच और प्राचीन त्रिगर्त के संबंधों पर प्रकाश डालती है। इन सभी उदाहरणों से हमने देखा कि राजपूत वंशों की उत्पत्ति के विषय में सबसे प्रमाण स्वरूप जानकारी उनके नाम, उनकी बसावट और उनके शिलालेख हैं। फिर भी यदि कोई भ्रम फैला रहा है तो उसका उद्देश्य केवल जातिगत घृणा और सामाजिक टकराव है। जैसे सर्वप्रथम इतिहासकार पंडित बीडी चट्टोपाध्याय ने यह मिथक गढ़ा कि राजपूत शब्द 12वीं सदी से पूर्व मिलता ही नहीं है, और उस आधार पे वे कुतर्क देते हैं कि 12वीं सदी से पूर्व
कोई राजपूत समुदाय ही नहीं था, जबकि बौद्ध काल की प्राचीनतम रचना में भी क्षत्रियों के पर्याय के रूप में राजपूत शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार जेएनयू के चौधरी हरबंस मुखिया बीबीसी को लिखे अपने लेख में जहां राजपूतों के विरुद्ध घृणा फैलाते हुए आधुनिक भारत में उनके योगदान को नकारते हैं, तो वहीं बिना किसी ठोस प्रमाण के ये भ्रांति भी फैलाते हैं कि राजपूत मिक्स्ड कास्ट है। राजपूत स्त्रियों के जौहर और पुरुषों के शाकों पर अपमानजनक बयान देती प्रोफेसर तनुजा कोठियाल तिवारी भी अपनी किताब में इस बात को दोहराती है। असल में सोशियोलॉजिकल थ्योरियों की आड़ लेकर ये वामपंथी इतिहासकार केवल दक्षिणपंथी संगठनों जैसे आर्य समाज, आरएसएस और भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग को एकेडमिकली जस्टिफाई करने का षड्यंत्र रचते आए हैं। इन सामाजिक षड्यंत्रों को राजपूतीकरण भी कहते हैं, जिसके तहत दोनों आर्य समाज और आरएसएस सभी गैर ब्राह्मण जातियों में राजपूत वंशनाम, राजपूत महापुरुष और इतिहास की बंदरबांट करते आए हैं। इसी कड़ी में पंडित सौरभ द्विवेदी अपने चैनल दी लल्लन टॉप पर रुचिका शर्मा को बुलाते हैं, जहां शर्मा लाखों प्रतिहार राजपूतों के अस्तित्व को नकारते हुए झूठ बोलती है कि प्रतिहार तो गुज्जर होते हैं। और गुर्जर राट जो था वो गुर्जरों का देश जिसको कहते हैं, और उससे बना गुजरात। उससे गुजरात बना। ये जो गुजरात एरिया था, जो मध्य प्रदेश एरिया था और जो राजस्थान एरिया था, वो सारा कंट्रोल करते थे गुर्जर प्रतिहार। सब में उनको राजपूत नहीं कहा जाता। राजपूत जो टर्म है 16वीं शताब्दी में आया है। अगर आप चाहेंगे तो उसमें भी हम बहस कर लेंगे। ये वही तथाकथित इतिहासकार हैं जो कई सालों से क्षत्रिय समाज के विरुद्ध घृणा फैलाती आई हैं। इसी तरह पंडित ब्रजेश मिश्रा अपने मीडिया चैनल भारत समाचार पर पंडित अवध ओझा द्वारा राजपूतों की उत्पत्ति पर एक विशेष प्रोग्राम चलाते हैं, जहां ओझा कहते हैं कि राजपूत क्षत्रिय नहीं बल्कि सामंतवादी गुंडों की पहचान है, जबकि न तो बहुसंख्यक राजपूत सामंत थे और न सामंत केवल राजपूतों में होते थे। अतः क्षत्रियों के विरुद्ध घृणा फैलाना और उनके इतिहास एवं पहचान पर विवाद खड़ा करने वाला वर्ग एक ही है। आज क्षत्रियों का गुज्जरों से प्रतिहार राजपूतों के इतिहास पर, अहीरों से यदुवंशी राजपूतों के इतिहास पर, काछी समाज से कुशवाहा राजपूतों के इतिहास पर टकराव इसी षड्यंत्र का परिणाम है। सवाल ये उठता है कि इस षड्यंत्र में हिंदुत्ववादी और लेफ्ट लिबरल में एकता कैसे है? क्या दोनों ही क्षत्रियों के विरुद्ध घृणा फैलाते हुए उनके इतिहास और पहचान की बंदरबांट कर रहे हैं? स्वाभाविक उत्तर यही है कि दोनों विचारधाराओं की बागडोर एक ही जाति समूह के हाथों में है, जिनका उद्देश्य देश के संसाधनों और सार्वजनिक संस्थाओं पर अपने वर्चस्व से ध्यान भटकाना है, जिसके लिए ये हर विचारधारा और संस्था का नियंत्रण कर आम जनता को भ्रमित करते हैं। ये वर्ग पिछले 100 सालों से इस विषय पर आए दिन नए नए नैरेटिव गढ़ता रहा है, क्योंकि इन नैरेटिव्स के सामाजिक दुष्परिणाम से अनजान क्षत्रिय कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देता। किंतु अब ये बदलना चाहिए।